Dear students, in this video the main focus will be on data models. पहले तो हम समझ लेंगे कि डेटा मॉडल्स होता क्या है, फिर थ्योरेटिकली समझेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है बच्चों, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जो डेटा मॉडल्स हैं बेसिकली डेटा को स्टोर करने की स्ट्रक्चर, चाहे वो कंसेप्चुअल लेवल पर हो या इंटरनल लेवल पर हो। कंसेप्चुअल लेवल पर कंसेप्चुअल स्कीमा डिज़ाइन करने के लिए, या फिर इंटरनल लेवल पर डेटाबेस की स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कि किस तरीके से डेटाबेस इंटरनली स्टोर होगा। इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए डेटा मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। अ डेटा मॉडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सीमेंटिक्स एंड वेरियस डेटा कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि आप अभी तक पढ़ते आए बच्चों, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो डेटा मॉडल है वो कुछ ऐसे टूल्स का कलेक्शन है जिसके थ्रू डेटाबेस को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना और डेटा के बीच की रिलेशनशिप्स बताना, उसकी सीमेंटिक्स को बताना, उसके मीनिंग्स को बताना और इसके अलावा वेरियस डेटा कंस्ट्रेंट्स को भी अप्लाई कराना, ये सारी चीज़ें डेटा मॉडल में आती हैं। और डेटा मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस and provides means to achieve abstraction and also define a set of operators that can be performed on data। मीन्स की डेटा मॉडल डेटाबेस की क्या स्ट्रक्चर रहेगी इंटरनली स्टोर होते समय, उसके अलावा जो 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़े थे उनको कैसे अचीव किया जाएगा, और इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स भी डिफाइन करता है जो कि उन डेटा पर ऑपरेट किए जाएंगे। तो इस बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन दें डेटा मॉडल का, तो वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई डेटा मॉडल्स इनटू 2 कैटेगरीज। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल जिनको हाई लेवल मॉडल भी कहते हैं, या रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल जिनको लोअर लेवल मॉडल भी कहते हैं। तो यह हाई लेवल मॉडल और लो लेवल मॉडल से क्या मतलब है बच्चों? हाई लेवल का मतलब है कि जो कंसेप्चुअल लेवल पर, मीन्स की जो कंसेप्चुअल स्कीमा हम पढ़ रहे थे कंसेप्चुअल लेवल पर, और लो लेवल का मतलब है इंटरनल लेवल पर। तो कंसेप्चुअल लेवल पर जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस की उसको डिफाइन करना कि कितनी एंटिटीज़ होंगी, वो एंटिटीज़ के क्या क्या एट्रीब्यूट्स रखेंगे, उन एंटिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप की भी क्या टाइप होगी, वो सब कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर आएगा बच्चों। और इंटरनल लेवल पर रिकॉर्ड्स किस तरीके से स्टोर होंगे, उनकी क्या स्ट्रक्चर बनेगी, किस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होगा, तो ये सारी चीज़ें कैसे डेटा में रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे, डिलीट होंगे, अपडेट होंगे, सेलेक्ट होंगे, ये सारे ऑपरेटर्स किस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे, ये सारा हम लोअर लेवल मॉडल में पढ़ेंगे जो कि रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल भी कहलाते हैं। तो जो कंसेप्चुअल लेवल पर मॉडल होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहलाता है, और जो लोअर लेवल पर यानी इंटरनल लेवल पर मॉडल्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं बच्चों। रिलेशनल डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड नेटवर्क डेटा मॉडल। तो अब यहाँ पर हम डेटा मॉडल्स की इन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की कंप्लीट यूनिट आपके सिलेबस में है जिसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन इन दिस वीडियो मैं सिर्फ इसका एक जस्ट इंट्रोडक्शन बताऊंगी एक एग्जांपल के साथ, जिससे कि आपको समझ में आए कि कंसेप्चुअल मॉडल क्या। क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा मॉडल्स, हाउ मेनी डेटा मॉडल्स आर देयर। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितना लिखना है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पढ़ाऊंगी। अदरवाइज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कंप्लीट यूनिट है बच्चों आपकी सेकेंड यूनिट, जो कि मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। और फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल है, 3 मॉडल्स पढ़ेंगे बच्चों, रिलेशनल डेटा मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल। तो इसमें जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है और नेटवर्क डेटा मॉडल है ये बहुत पुराने मॉडल्स हो गए बच्चों, आजकल ये यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं पुरानी डेटाबेस सिस्टम यूज़ हो रहे हो तो वहाँ ये यूज़ हो भी रहे होंगे। मैं इसके बारे में इतना नहीं कह सकती, लेकिन अब इनका यूज़ नहीं होता। अब तो बस एक ही मॉडल यूज़ होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो प्रैक्टिकल सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL में, तो वो रिलेशनल मॉडल का ही यूज़ करके बनता है। तो रिलेशनल मॉडल को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट जो हमारी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बाद आएगी वो रिलेशनल डेटा मॉडल आएगी, और कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है, तो हम इसको वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम इसको थोड़ा सा
इंट्रोडक्टरी फॉर्म में और थोड़ा सा ओवरव्यू फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें इसके बारे में आइडिया लगे कि रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फोकस करते हैं बच्चों कंसेप्चुअल मॉडल पर। और जैसा कि मैंने बताया कि कंसेप्चुअल लेवल पर कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं, और ये होता है बच्चों एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल। इसका नाम क्या होता है बच्चों? ER मॉडल, जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ER मॉडल शॉर्ट में, और कंप्लीट फुल फॉर्म है इसकी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो this model is based on the perception of real world not that consist of real world object called entities and relationships among them. It is a logical structure of database. तो यही बात समझ में आ रही होगी बच्चों की रियल वर्ल्ड में जो एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो एंटिटीज कौन कौन सी होंगी, उन्हें पहचानना, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है उसे एस्टेब्लिश करना, उनकी क्या एट्रीब्यूट्स हमें डेटाबेस में रखने हैं, टेबल्स में रखने हैं, उन्हें पहचानना और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बना देना डेटाबेस की, उसे ER मॉडल कहते हैं। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने से पहले उसके स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट से आपके लॉजिक का फ्लो बिल्कुल क्लियर दिखता है और उसकी बेस पर आप अपने प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं। इसी तरीके से जब हमें डेटाबेस को डिज़ाइन करना होता है, डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, बनाना होता है, उससे पहले हम उसका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, जो कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे, जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि वो बताता है कि आपके इस पूरे डेटाबेस से रिलेटेड कितनी एंटिटीज़ हैं और उन एंटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप्स हैं और आप उन एंटिटीज़ के क्या क्या एट्रीब्यूट्स अपनी टेबल में रखना चाहते हो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बच्चों स्टूडेंट, कोर्स और फी डिटेल का, उसी एग्जांपल को हम यहाँ डिस्कस करें कि अगर हम उसका ER डायग्राम बनाएं तो उसके ER डायग्राम में दो एंटिटी हैं बच्चों, एक स्टूडेंट और एक कोर्स, और दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट कोर्स में एडमिशन लेता है, फीस सबमिट करता है। तो स्टूडेंट स्टडी इन कोर्स बाय सबमिटिंग फीस, हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि हमने अपने डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव यही लिया है कि जो स्टूडेंट है वो किस कोर्स में एनरोल हुआ, उसने फीस सबमिट की या नहीं। हमारा शुरू से यही हम इसी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, तो इसी के बारे में हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे। तो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या थी कि हम चाहते थे कि किस स्टूडेंट ने फीस सबमिट की, किसने नहीं की, किस कोर्स के स्टूडेंट की क्या डिटेल्स हैं। तो इस तरीके से हम डेटा स्टोर करना चाहते थे बच्चों। तो एक एंटिटी तो हमारी हो गई स्टूडेंट और दूसरी एंटिटी हो गई हमारी कोर्स। एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो हम स्टूडेंट के बारे में टेबल बना रहे हैं और कोर्स के बारे में टेबल बना रहे हैं, और एक टेबल बन रही है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप से कि स्टूडेंट ने कोर्स में एडमिशन लिया तो फीस सबमिट की तो किस डेट पे की। तो ये जो स्टूडेंट है ये एक एंटिटी है बच्चों, जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी है। स्टूडेंट जिसके हम रोल नंबर, नेम, एफ नेम, सिटी, फोन नंबर, एज, जो भी फील्ड चाहें वो रख सकते हैं। एट प्रेजेंट मैंने समझाने के लिए 5 फील्ड्स रख लिए। इसी तरीके से कोर्स है तो हम कोर्स के बारे में क्या रख रहे हैं, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स की फीस अमाउंट, तो ये सब हम कोर्स के बारे में एक स्टोर करेंगे। और जो स्टूडेंट की कोर्स से रिलेशनशिप है कि इसने एडमिशन लिया और फीस सबमिट की तो कब की, तो इस रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि किस डेट पर इसने फीस सबमिट की। ये इस रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट होगा कि किस डेट पर इसने फीस सबमिट की। तो फीस सबमिट किस स्टूडेंट ने की, तो यहाँ से इसका रोल नंबर उठाएंगे, किस कोर्स में एनरोल है ये, यहाँ से इसकी कोर्स आईडी उठाएंगे और फिर डेट ऑफ सबमिशन। तो हम कभी भी चाहें पता लगाना तो रोल नंबर से पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट है, कोर्स आईडी से पता चल जाएगा कौन कोर्स का स्टूडेंट है, और डेट ऑफ सबमिशन से पता चल जाएगा कि किस डेट पर उसने फीस सबमिट की है। अब यहाँ पर देखने की बात है कि एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कोर्स में एनरोल होते हैं, मैनी स्टूडेंट टू वन कोर्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगी बच्चों स्टूडेंट से कोर्स की ओर, वो मैनी टू वन होगी। मैनी टू वन मीन्स कि मैनी स्टूडेंट्स कैन एडमिटेड टू वन कोर्स।
तो ये मैनी टू वन हो गई, और अगर हम कोर्स से स्टूडेंट की तरफ देखें तो वन टू मैनी हो गई। तो बच्चों इस तरीके से हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा रही, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी इतना ही काफ़ी है, आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में। द नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर लेवल मॉडल और रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। तो ये क्या, ये मैं जैसा कि आप समझ ही गए हो बच्चों, इंटरनली हार्ड डिस्क में जब डेटा स्टोर होता है तो किस स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, कैसी, जैसे आपने इंटरनल डेटा स्टोरेज में स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, एरे, स्टैक, इस तरीके से हमारी इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगी वो हम देखेंगे यहाँ पर। जो मैंने बताया भी कि 3 मॉडल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इट हाइड सम डेटा स्टोरेज डिटेल्स, मीन्स की इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स एंड कैन बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जो मॉडल्स होते हैं वो इंटरनली स्टोरेज की डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो बच्चों जो डिज़ाइनर्स होते हैं डेटाबेस के, डेटाबेस डेवलपर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले कंसेप्चुअल स्कीमा डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस की बाय यूजिंग ER डायग्राम, और उसके बाद फिर रिकॉर्ड बेस मॉडल का यूज़ करके उसको इंटरनली स्टोर करते हैं। तो अब रिकॉर्ड बेस मॉडल में हायरार्किकल नेटवर्क तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों क्योंकि आपके सिलेबस में है, लेकिन जो मेन अब इंटरनल लेवल पर मॉडल यूज़ होता है वो रिलेशनल मॉडल ही होता है। मीन्स कि ER मॉडल से डेटाबेस की कंसेप्चुअल स्कीमा का डिज़ाइन किया जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, और उसके बाद इंटरनल लेवल पर डेटा रिलेशनल मॉडल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब बच्चों रिलेशनल मॉडल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों। रिलेशनल मॉडल में जो डेटा है वो किस तरीके से स्टोर होता है। इन द रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल। ये जो हमारी 2 डायमेंशनल टेबल है जिसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं, तो 2 डायमेंशनल टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। और इसमें जो कॉलम्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को, और रोज जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं टपल्स को। तो हम बता सकते हैं बच्चों, अ रिलेशन इज अ टेबल। रिलेशनल मॉडल में क्या बनते हैं बच्चों, रिलेशनल मॉडल में 2 डायमेंशनल टेबल बनती हैं। क्या बनती हैं, 2 डायमेंशनल टेबल्स। 2 डायमेंशनल टेबल्स बनती हैं बच्चों, जिसकी 2 डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं। वन इज रो एंड द अदर विल बी कॉलम। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं। मैं डे 1 से आपको ये समझाती हुई चल रही हूँ बच्चों। तो जो रो है उसे रिलेशनल मॉडल में हम और क्या कह सकते हैं बच्चों, जो रो है उसको हम रिलेशनल मॉडल में टपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टपल। और जो कॉलम है उसको हम रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजी में एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो अब यहाँ पर हम रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसी की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे बच्चों। लेकिन अगर हम इसकी एनालॉजी लें अपने रिकॉर्ड बेस्ड सिस्टम से, जो हमने फाइल सिस्टम पढ़ा था, तो अगर हम उसमें देखें तो एक रो को रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग माना जाएगा और एक कॉलम को फील्ड के करस्पॉन्डिंग माना जाएगा। तो इस तरीके से एक 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं उनको टपल बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टी ऑफ टेबल भी बोलते हैं, मीन्स की प्रॉपर्टी ऑफ सम एंटिटी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ टेबल्स बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको डेटाबेस में एग्जांपल दिया ER डायग्राम से कि एक स्टूडेंट एंटिटी, एक कोर्स एंटिटी और एक उनके बीच रिलेशनशिप है। तो अगर हम इस डेटाबेस इस ER डायग्राम की मैपिंग करें रिलेशनल मॉडल में, तो यहाँ पर 3 टेबल्स बनेंगी बच्चों। एक स्टूडेंट एंटिटी के लिए स्टूडेंट डिटेल, और एक कोर्स एंटिटी के लिए कोर्स डिटेल, और उसके बाद एक उनके बीच जो रिलेशनशिप थी जो ये बता रही थी कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, एक उसके लिए बनेगी फीस डिटेल। ठीक है, जिस फीस डिटेल में एक फील्ड रोल नंबर उठकर आएगा स्टूडेंट डिटेल से, और एक फील्ड कोर्स ID उठकर आएगा कोर्स डिटेल से, और फिर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस इसमें हमने लिया है फील्ड जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में कब एडमिशन लिया। तो अगर हम यहाँ जानना चाहें कि R1 ने C1 कोर्स में 7 अगस्त को एडमिशन लिया, तो हम इसकी पूरी एंट्री बना सकते हैं बच्चों की। R1 स्टूडेंट कौन है, अनुजा है, जो बुलंदशहर में रहती है, जिसका फोन नंबर ये है। उसने ये C1 कोर्स में, C1 कोर्स कौन सा है, BCA, जो 3 इयर्स का है,
और जिसकी फीस 30,000 है, इसने 7 अगस्त को फीस जमा की। तो इस तरीके से बच्चों रिलेशनशिप्स लगती हैं और उनका बहुत बहुत बेनिफिट होता है। और इस तरीके का जो रिलेशनशिप्स होती हैं जिसके थ्रू हम सारे डेटा को नॉर्मलाइज फॉर्म में रखते हैं, जिसकी वजह से डेटा रिडंडेंट नहीं होता बच्चों, और डायरेक्टली डेटा को अगर हमें इसको क्वेरी करनी है कम्प्लीटली कि कौन स्टूडेंट है जिसने किस कोर्स में कब एडमिशन लिया, तो हम तीनों टेबल से मिलाकर क्वेरी चला सकते हैं, है ना, नेस्टेड क्वेरी चला सकते हैं, जिसे आप आगे पढ़ेंगे बच्चों। अभी मैं आपको सब समझाऊंगी, यहाँ पर मैं सिर्फ रिलेशनल मॉडल बता रही हूँ बच्चों। तो रिलेशनल मॉडल जब हम पढ़ते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। डेटाबेस में कोई एक टेबल नहीं, जितने भी हम ER डायग्राम में एंटिटीज़ देखेंगे और जो भी रिलेशनशिप देखेंगे सबकी करस्पॉन्डिंग टेबल्स बनती हैं बच्चों, और हर एक टेबल का अपना एक मीनिंग होता है जो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो 2 डायमेंशनल होती है। एक डायमेंशन रो की, एक कॉलम की। रो रिप्रेजेंट करती हैं टपल्स को, रिकॉर्ड्स को, और कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, फील्ड को। और इस तरीके से हर एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है और इन्हें हमें कंसेप्चुअल स्कीमा में डिजाइनिंग इसकी करनी होती है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। इंटरनल लेवल पर जो डेटा है वो इस तरीके से टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टपल मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि टपल इज करस्पॉन्डिंग टू द रो ऑफ द टेबल। इट इज ए रिकॉर्ड दैट डिस्क्राइब्स सम एंटिटी एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे कि हम यहाँ एक टपल देखें, अनुजा, तो ये अनुजा को डिफाइन कर रहा है कि अनुजा का रोल नंबर R1 है, अनुजा बुलंदशहर में रहती है, अनुजा का फ़ोन नंबर ये है। तो एक रिकॉर्ड जो होता है, एक टपल जो होता है, वो एक एंटिटी को डिस्क्राइब करता है, उसकी वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करता है, उसके एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेशनल मॉडल की। डोमेन, डोमेन क्या होता है? pool of values from which actual values appearing in a given column are drawn. For example, the value of roll number of BCA final year are drawn from all the valid roll numbers of the BCA final year students. बच्चों यहाँ पर डोमेन क्या होता है? डोमेन एक पूल ऑफ वैल्यूज होता है, मीन्स की कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज होता है, जो भी पॉसिबल वैलिड वैल्यूज होती हैं किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए, जहाँ से उस कॉलम की वैल्यूज ड्रॉन होंगी। जैसे कि एट द प्रेजेंट सिनेरियो मैंने जो आपको टेबल बताई स्टूडेंट डिटेल की, उसमें मैंने केवल 5 रोल नंबर्स ले रखे हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारी ये BCA के स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, BCA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, और BCA फाइनल ईयर में 150 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 5 जो रोल नंबर्स हैं ये 150 स्टूडेंट्स में से किसी के 5 रोल नंबर्स होंगे। तो जो वो 150 रोल नंबर्स होंगे ईच स्टूडेंट के लिए, उन वो क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा। रोल नंबर्स के लिए डोमेन कहलाएगा, और जितने भी रोल नंबर हमारे टेबल्स में आएंगे उन्हीं वैल्यूज़ में से आएंगे। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ रोल नंबर ऐसे भी रहेंगे डोमेन में जो कि हमारी टेबल में नहीं आए हों। अ क्रूशियल फीचर ऑफ रिलेशनल मॉडल इज दैट एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टपल्स आर रिप्रेजेंटेड solely by the data values in the column drawn from a common domain. मीन्स कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप शो होगी उसे शो करने के लिए कोई लिंक नहीं बनेंगे, जो लिंक बनेंगे वो भी कंस्ट्रेंट के थ्रू, कमांड्स के थ्रू ही बनेंगे, और बच्चों वो भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे टेबुलर फॉर्म में ही। इसकी रिलेशनशिप भी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे ये फी डिटेल टेबल बनाई है। तो ये रिलेशनशिप की टेबल है कि स्टूडेंट की कोर्स से, स्टूडेंट एंटिटी की कोर्स एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है, कि जो स्टूडेंट है उसकी हमने प्राइमरी की यानी कि उसका यूनिक फील्ड ले लिया, रोल नंबर, जिसने कि किस कोर्स आईडी में किस डेट पर एडमिशन लिया, ये सारी डिटेल है। तो ये टेबल हमारी रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो रिलेशनल मॉडल में रिलेशनशिप को शो करने का बच्चों यही तरीका होता है कि हम उसमें रिलेशनशिप के लिए भी एक टेबल बनाते हैं। तो रिलेशनशिप की टेबल को पहचानने की बात यह है, जिन एंटिटीज़ के बीच की रिलेशनशिप टेबल बना रहे हैं उन एंटिटीज़ की टेबल्स में से एक एक कॉलम जो उनकी प्राइमरी कीज़ होंगी, मीन्स की जो उनके यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें से ड्रॉन किया जाएगा, और एट्रीब्यूट होगा जो उन्हें जोड़ रहा होगा। जैसे कि रोल नंबर स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी कोर्स का एट्रीब्यूट है, और डेट ऑफ सबमिशन जो है वो इनको जोड़ रहा है बच्चों, इनके बीच रिलेशनशिप बता रहा है कि स्टूडेंट ने कोर्स में किस डेट पर एडमिशन लिया।
तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिलेशन। तो डिग्री ऑफ रिलेशन का मतलब डिग्री ऑफ अ टेबल। ये क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑब्लिक एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। मीन्स कि एक हमारे टेबल में जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी डिग्री कहलाएगा। जैसे कि इस टेबल में हम देखें तो कितने एट्रीब्यूट्स हैं बच्चों? 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, कोर्स आईडी और डेट ऑफ सबमिशन। तो इसकी कितनी डिग्री हो गई? 3। इसी तरीके से हम स्टूडेंट डिटेल टेबल में देखें तो उसकी डिग्री कितनी है? 4। और अगर हम कोर्स डिटेल में देखें तो उसकी डिग्री कितनी है? 4। तो आपकी समझ में ये बात भी आ गई होगी। अगर हम इसको एक जनरल लैंग्वेज में लिखें तो हम कह सकते हैं कि अगर D1, D2, D3 अप टू एंड सो ऑन Dn कॉलम्स हैं किसी रिलेशन के और उनकी वैल्यूज जो ड्रॉन की गई हैं वो कैपिटल D1, कैपिटल D2, कैपिटल D3 अप टू एंड सो ऑन कैपिटल Dn डोमेन से ड्रॉन की गई हैं। तो जो ये कैपिटल D1, D2, D3 जो डोमेन्स हैं और यहाँ पर इनकी डिग्री कितनी होगी? इनकी डिग्री होगी n, क्योंकि कॉलम का नंबर कितना है? n। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, यहाँ देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। कि अगर हम किसी टेबल में ध्यान से देखें कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने टपल्स हैं, तो उनका नंबर उसकी कार्डिनलिटी कहलाता है। तो हम देखें, अगर हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें स्टूडेंट डिटेल टेबल की कार्डिनलिटी कितनी है? तो बच्चों 5 है। कोर्स डिटेल टेबल की कार्डिनलिटी कितनी है? तो हम देखें तो कितनी है बच्चों? 3 है, क्योंकि इसमें 3 टपल्स हैं, 3 टपल्स हैं। और अगर हम फीस डिटेल वाली कार्डिनलिटी कितनी है? 5 है। तो इस तरीके से हम कार्डिनलिटी बता देते हैं कि जो नंबर ऑफ टपल्स होते हैं किसी भी रिलेशन में। 3 बेसिक ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट आर इजीली पॉसिबल टू ऑपरेट इन रिलेशनल मॉडल बाय यूजिंग सिंपल क्वेरीज। तो जो अपडेट के ऑपरेशंस होते हैं बच्चों, जो क्वेरीज होती हैं, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, DML मीन्स की डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज होती हैं, उनको रिलेशनल मॉडल पर अप्लाई करना बहुत इजी होता है बच्चों। क्वेरीज, सिंपल क्वेरीज लगाकर हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और जैसा हम एक टपल के साथ कर सकते हैं ऐसा हम हर एक टपल के साथ कर सकते हैं, जैसा हम एक टेबल के साथ कर सकते हैं वैसा हम हर टेबल के साथ कर सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमेट्री है और बहुत ज़्यादा इजी है ऑपरेशंस को अप्लाई करना। अगर हम रिलेशनल मॉडल पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस की बात करें बच्चों, तो ये इजीली क्वेरीज एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। जैसे कि यहाँ रिलेशनल मॉडल में स्टूडेंट डिटेल टेबल पर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाहती हूँ कि एक नया रिकॉर्ड आया, एक नया स्टूडेंट एडमिट हुआ है कोर्स C3 में, तो मैं इस रिकॉर्ड को आसानी से एडमिट कर सकती हूँ। मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसमें इंसर्ट कर दूंगी? स्टूडेंट डिटेल टेबल में। और उसने C3 में कोर्स में एडमिशन लिया, इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी? फीस डिटेल टेबल में। इस तरीके से इस रिकॉर्ड को आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से सपोज मैं चाहती हूँ कि कोई कोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हट गया है तो उसको डिलीट करना चाहते हैं हम कोर्स डिटेल टेबल से, तो सिर्फ कोर्स डिटेल टेबल में जा कर के उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा जो हट गया है। सपोज कि C2 रिकॉर्ड BB अब हमारे कॉलेज में नहीं रहा, तो हम इसकी एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये रिकॉर्ड आसानी से यहाँ से हट जाएगा और इसका कोई इफेक्ट हमारी टेबल पर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हमें अपडेट करना है कि स्टूडेंट जो R5 है जिसका नाम है सुषमा, इसकी जो सिटी है खुर्जा नहीं बुलंदशहर है, तो हम यहाँ पर R5 के रिकॉर्ड में सिटी चेंज कर देंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बार आया है इस पूरी डेटाबेस में, तो यहाँ एक ही जगह पर चेंजेस करना पड़ेगा और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन बहुत ईजीली रिलेशनल मॉडल में अप्लाई किए जा सकते हैं बच्चों। Hope you will understand this concept. The next model is hierarchical model. जो मैंने अभी आपको रिलेशनल मॉडल से टेबल्स बना करके बताया कि किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी एग्जाम्पल को अगर हम हायरार्किकल मॉडल से समझें बच्चों तो वो क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे हायरार्किकल मॉडल में जो कोर्स है उसको हमने हायर प्रायोरिटी दी है, मतलब कि उसको सुपीरियर रखा है स्टूडेंट से। तो यहाँ पर इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनेगा बच्चों कि जो C1 कोर्स है BCA उसी टेबल से बनेगा। उसी तरीके की प्रॉब्लम है, मीन्स कि हम उसी तरीके की जो हमने रिलेशनल मॉडल में टेबल से रिप्रेजेंट की थी प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम के लिए हम हायरार्किकल मॉडल अगर बनाएं तो हमारे किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों कि हमने देखा था वहाँ पे जो रिलेशनशिप वाली टेबल थी उसे हम अगर हमने देखा था
तो R1 ने C1 कोर्स में एडमिशन लिया और R5 ने C1 में लिया, R2 ने C2 में लिया, R3 ने C2 में लिया, R4 ने C2 में लिया। मीन्स कि C2 में 3 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है, C1 में 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है और C3 में किसी ने भी एडमिशन नहीं ले रखा। तो अगर इसी चीज़ को हायरार्किकल मॉडल में दिखाना है तो कोई अलग अलग टेबल्स नहीं बनेगी बच्चों, एक फाइल बनेगी जिसके अंदर रिकॉर्ड्स अलग अलग स्ट्रक्चर के होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे C1 जो है वो BCA कोर्स है C1, जिसकी ड्यूरेशन 3 है, फीस 30,000 है। तो इसमें किसने एडमिशन लिया है? 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है, R1 और R5 ने। तो R1 की इन्फॉर्मेशन क्या है और R5 की इन्फॉर्मेशन क्या है। अब जो रिलेशनशिप वाला फील्ड था वो भी इसी में आएगा कि R1 ने जब C1 में एडमिशन लिया तो 7 अगस्त को फीस जमा की, R5 ने C1 में एडमिशन लिया तो 9 अगस्त को फीस जमा की। इसी तरीके से बच्चों C2 कोर्स BBA है जिसकी ड्यूरेशन 3 है, जिसकी फीस 25,000 है। तो इसमें 3 स्टूडेंट्स R2, R3 और R4 ने एडमिशन लिया और इनके नाम थे जैसे अमिता, अनूप, हेमा और इनकी सिटी थी बुलंदशहर, मेरठ, बुलंदशहर। तो R2 ने जो फीस जमा की वो 8 अगस्त को की, R3 ने 7 अगस्त को की और रोल नंबर R4 ने 9 अगस्त को फीस जमा की। इस तरीके से C2 कोर्स में 3 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और C3 में किसी ने एडमिशन नहीं लिया, तो C3 का किसी से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ जो रिलेशनशिप शो की जा रही है बच्चों वो लिंक से की जा रही है, यहाँ जो रिलेशनशिप शो की जा रही है वो लिंक से की जा रही है। तो इस तरीके से बच्चों हम देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुत एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। हर एक रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ डिफरेंट है। किसी रिकॉर्ड के साथ 2 रिकॉर्ड्स अटैच्ड हैं स्टूडेंट के, तो किसी के साथ 3, तो किसी के साथ कोई नहीं। तो ये बहुत एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर हम देखें तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है, एक ट्री स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है। आपने प्रीवियस सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ट्री स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक वही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये जो टॉप में हमने कोर्स वाला फील्ड लिया है ये हमारा रूट कहलाएगा, रूट नोड कहलाएगा और इसके जो डिपेंडेंट हैं वो स्टूडेंट्स है और यहाँ पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और जो ये रिलेशनशिप है ये भी इसकी लिंक से रिप्रेजेंट की जा रही है और जो रिलेशनशिप वाला फील्ड है उसको जो स्टूडेंट के साथ ही मर्ज कर लिया गया, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इन्फीरियर है कोर्स से, कोर्स सुपीरियर है, क्योंकि कोर्स की मैनी टू वन यहाँ पर रिलेशनशिप हो रही है। बच्चों ध्यान दीजिए, मैनी टू वन मीन्स कि मैनी स्टूडेंट्स कैन एडमिट टू द वन कोर्स। तो इसलिए इस तरीके से हमने कोर्स को ऊपर रखा है, तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनती है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं तो आपकी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने क्या बनाए हैं बच्चों, देखेंगे जरा। In hierarchical model, data is represented in tree-like structure with core superior to student. The records type at the top of the tree is called root, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। In general, root may have any number of dependent and so on to any number of levels. In a hierarchical model, there is a single file containing tree structured record. मीन्स कि ये जो मैंने अभी तीनों रिकॉर्ड को आपके सामने डिस्क्राइब किया ये एक ही फाइल बनेगी बच्चों और एक ही फाइल में ये सारे रिकॉर्ड स्टोर होंगे। तो ये सब रिकॉर्ड्स की स्ट्रक्चर कैसी है? ट्री स्ट्रक्चर है। तो सच ए फाइल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द टेबल एज इट कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, नॉट जस्ट वन टाइप। तो ये फाइल की स्ट्रक्चर जो है वो टेबल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें किसी भी रिकॉर्ड के बारे में ही कह पाना संभव नहीं है कि उसमें कितने डिपेंडेंट होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड की अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी इस बात पे डिपेंड करते हुए कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिट हुआ है यानी एडमिशन लिया है। दिस फाइल ऑल्सो कंटेन्स लिंक कनेक्टिंग रिकॉर्ड्स अक्रेंसेस, और इस फाइल में भी रिलेशनशिप तो है, वो किससे प्रेजेंट हो रही है? रिकॉर्ड्स की अक्रेंसेस के साथ लिंक कनेक्ट हो रहे हैं। तो लिंक आर यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड कोर्स अक्रेंसेस। तो जितने भी कोर्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को शो करने के लिए बच्चों यहाँ पर किसका रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, किसका यूज किया जा रहा है? लिंक का। लिंक का जो एसोसिएशन है वो स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है लिंक के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों हायरार्किकल मॉडल के बारे में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एसिमेट्री इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हायरार्किकल मॉडल बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस फॉर द यूज़र। मीन्स कि अब यहाँ पर जो यूज़र है उसका जो मेन फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नहीं बल्कि उस स्ट्रक्चर को समझने में लगेगा जो स्ट्रक्चर हायरार्किकल मॉडल में बनती है।
तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, वो एसिमेट्री है, क्योंकि हर एक ट्री की स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसकी वजह से अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इन दिस अप्रोच द यूजर इज फोर्स्ड टू डिवोट टाइम एंड एफर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ड्यू टू द हायरार्किकल स्ट्रक्चर रादर देन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। मीन्स कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में अगर ये पूछा जाए कि कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कराई जाए, तो क्वेरी एग्जीक्यूट कराने में कम एफर्ट्स लगेंगी, बल्कि उस स्ट्रक्चर को समझने में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगी। स्ट्रक्चर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगी। The next point is as more records are added to the structure, the hierarchy becomes more complex. अभी तो मैंने सिंपल आपको बच्चों 4 to 5 रिकॉर्ड्स पर ये एक्सप्लेनेशन दी है, तो आपको लग रहा है कि ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन जब डेटाबेस बनती है बच्चों, तो कोई 2 या 3 रिकॉर्ड तो होते नहीं हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उन सारी रिकॉर्ड्स पर अगर हम इस बात को अप्लाई करके देखें बच्चों, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम जो है वो किसकी वजह से हो गई, उसकी स्ट्रक्चर की वजह से। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से बच्चों इस हायरार्किकल मॉडल में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इंसर्ट डिलीट अपडेट जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हमारे पास हायरार्किकल मॉडल का स्ट्रक्चर है। हम डिस्कस करते हैं कि जब हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट करेंगे तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे बच्चों। मान ली जाए कि अगर हम ये कहें कि कोई कोर्स हमारे यहाँ से हट गया और हमें उसको डिलीट करना है, जैसे C2 कोर्स अब नहीं रहा तो इसको हटाना है, तो हम अगर C2 को यहाँ से डिलीट करेंगे बच्चों, कोर्स C2 को डिलीट करेंगे, तो उसके नीचे के सभी रिकॉर्ड अक्रेंसेस डिलीट हो जाएंगी। मीन्स कि हम C2 को डिलीट करते समय R2, R3, R4 के डेटा को भी लॉस्ट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं अपडेट करना कि किसी पर्टिकुलर R1 कोई है, मतलब स्टूडेंट, और उसका एड्रेस चेंज हो गया है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम में अगर यहाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो तो बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल से और समझाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एट अ ग्लांस मैं आपको तीनों मॉडल बताऊंगी, जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाला एग्जांपल ले लूँगी। तो बच्चों उसमें क्या होगा कि अगर हम इस तरीके की कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें सर्च करना पड़ेगा रिकॉर्ड, और वहाँ पर सर्चिंग करने के बाद जहाँ जहाँ रिकॉर्ड आ रहा होगा वहाँ उसको चेंज करना होगा। क्योंकि ये हमने मैनी टू वन वाला एग्जांपल लिया है बच्चों, यहाँ कोर्स और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो 1 to many है। इस वजह से हमें यहाँ पर ग्रेट डील ऑफ रिडंडेंसी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरीके की रिडंडेंसी जब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं तो हमें दिखाई देती है, और इस वजह से वहाँ पर अपडेट करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम होता है। अगर हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें कि कोई हमारे पास नया स्टूडेंट आया है R6 रोल नंबर का, उसने रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, तो हम उसका तब तक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करा सकते अपने हायरार्किकल मॉडल में जब तक कि वो किसी कोर्स में एडमिशन ना ले, क्योंकि वो कोर्स का डिपेंडेंट बनेगा, इसीलिए उसे कोर्स में एडमिशन लेना ज़रूरी होगा। तो अगर वो हमारे कॉलेज में कोई नया स्टूडेंट हम फेमिलियर हुआ है तो हम अभी उसकी एंट्री इस मॉडल में नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों यहाँ देखने के लिए मिलेंगी हायरार्किकल मॉडल में, जो कि इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशंस में आएंगी। थर्ड मॉडल इज़ नेटवर्क मॉडल। बच्चों नेटवर्क मॉडल जो होता है एक नेटवर्क तरीके का अरेंजमेंट होता है इसमें। जिस तरीके से आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानते हो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड्स लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे बच्चों। और यहाँ पर ना तो टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ना ही हायरार्किकल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ सिंपल एक लिंक का जाल सा फैलेगा बच्चों, जो इन सारे रिकॉर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो जो मैंने अभी आपको रिलेशनल मॉडल में समझाया वही एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। तो जितने स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर जैसे R1, R2, R3, R4, R5 5 स्टूडेंट्स थे, उन पांचों का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। इसी तरीके से 3 कोर्स थे C1, C2, C3, उन तीनों का रिकॉर्ड हमने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप थी वो किस वजह से थी कि R1 ने C1 में एडमिशन लिया तो किस डेट पे लिया, 7 अगस्त पर लिया। R2 ने एडमिशन लिया किस पर्टिकुलर कोर्स में लिया, हम उसी टेबल को रेफर कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो टेबल है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि क्या रिलेशनशिप है इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की आपस में। तो हम देखेंगे कि रोल नंबर R1 ने C1 में एडमिशन लिया,
तो कब लिया? 7 अगस्त को। तो R1 ने किस कोर्स में एडमिशन लिया? C1 में लिया। तो R1 का जो लिंक बनेगा वो 7 अगस्त से, किसने 7 अगस्त को एडमिशन लिया तो 7 अगस्त से लगेगा। और फिर 7, क्योंकि यहाँ पर बच्चों फिर से मैं कहूँगी 1 to many रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं भी आपको एक एग्जांपल उसका भी बता दूंगी। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि R2 है, तो R2 ने कब लिया? 8 अगस्त को। तो R2 का लिंक कहाँ से लगेगा? 8 अगस्त से। फिर हम देखेंगे R3 ने कहाँ से एडमिशन लिया? 7 अगस्त। तो 7 अगस्त ये किसके लिए है? R3 के लिए। फिर R4 ने 9 अगस्त, तो ये R4 की लिंक यहाँ से आया और यही इसमें वापस चला गया। R5 ने 9 अगस्त को लिया, तो R5 ने ये। तो इस तरीके से बच्चों लिंक एडजस्ट हुए। अब C1 कोर्स में किस किस ने एडमिशन लिया था बच्चों? C1 कोर्स में स्टूडेंट R1 और R5 ने। तो C1 का लिंक कहाँ से जाएगा? एक तो R1 ने एडमिशन लिया, तो R1 ने 7 अगस्त को लिया, और R5 ने, तो ये कहाँ पहुँचेगा? R5 के पास, कि R5 ने कब लिया? R5 में 9 अगस्त को लिया। और फिर यहाँ से इसकी लिंक वापस आएगी, इसकी चेन, और कहाँ लग जाएगी? C1 की ओर। इसी तरीके से फिर देखेंगे R2, R3 और R4 ने C2 कोर्स में लिया। मीन्स कि C2 कोर्स में किस किस ने लिया? R2 ने लिया, R3 ने लिया और R4 ने लिया। किस में लिया? C2 कोर्स में, और इसकी चेन वापस यहाँ जुड़ गई। तो हमें देखना है कि C2 कोर्स में किस किस ने एडमिशन लिया। तो इस चेन के सारे चलेंगे बच्चों, इस लिंक के सारे चलेंगे कि 8 अगस्त को किसने लिया? R2 ने लिया। फिर C2 में किसने लिया? 7 अगस्त को किसने लिया? R3 ने लिया। फिर इस C2 कोर्स को कहाँ और किसने लिया? 9 अगस्त को किसने लिया? R4 ने लिया। तो इसका मतलब C2 कोर्स में R2 मीन्स अमिता, R3 मीन्स अनूप और R4 मीन्स हेमा ने एडमिशन लिया। इस तरीके से बच्चों हम इसको स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है बच्चों, नेटवर्क मॉडल है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन हायरार्किकल मॉडल से थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है बच्चों। हायरार्किकल मॉडल में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो नेटवर्क मॉडल में सॉल्व हो जाएंगी। अगर मान लीजिए हमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर नए स्टूडेंट का, तो उसने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, हम उसको स्टूडेंट वाली लाइन में यहाँ आगे एडमिट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस कोर्स को कोर्स वाली लाइन में हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी रिकॉर्ड में जैसे मान लीजिए अनूप की सिटी मेरठ से बुलंदशहर हो गई, तो यहाँ जाकर के सिर्फ एक रिकॉर्ड में चेंज करना है और ये इसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा कोई कोर्स C2 ख़त्म हो गया है तो हमें C2 की रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसके लिंक को एडजस्ट कर देंगे और इस तरीके से हमारी इस रिकॉर्ड की एंट्री भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए। तो अब हम नेटवर्क मॉडल के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे बच्चों कि इन नेटवर्क मॉडल डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रिकॉर्ड्स एंड लिंक। मीन्स कि यहाँ पर भी एक फाइल बनती है जिसके अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है बच्चों। तो इसमें भी लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एरो जो हैं वो लिंक हैं, चेन बना रहे हैं और ये रिकॉर्ड्स हैं। तो नेटवर्क मॉडल में जो डेटा है वो रिकॉर्ड्स और लिंक की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। मोर जनरल देन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर बिकॉज ए गिवन रिकॉर्ड अकरेंस में हैव एनी नंबर ऑफ इमीडिएट सुपीरियर्स और इमीडिएट डिपेंडेंट। मीन्स कि ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर से बहुत जनरल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड के कितने भी इमीडिएट सुपीरियर्स या डिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पर है, मीन्स कि डिपेंडेंट भी कितने भी हो सकते हैं और सुपीरियर भी हो सकते हैं। तो नेटवर्क अप्रोच अलाउज अस टू मॉडल अ मैनी टू मैनी करस्पॉन्डेंस मोर डायरेक्टली देन द हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल में बच्चों मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो रिप्रेजेंट की जाती है उसमें प्रॉब्लम होती है, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। मैं अभी बताऊंगी आपको उसको एग्जांपल से। अ थर्ड टाइप ऑफ रिकॉर्ड कनेक्टर अक्रेंस रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन लिंक बिटवीन टू एंटिटीज़। मीन्स कि यहाँ पर टू एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट है, कोर्स है, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, वो किसके थ्रू दिखाई जा रही है बच्चों? लिंक्स के थ्रू, एरोज के थ्रू। लिंक्स फॉर्म्ड चेन्स
विच मे बी फिजिकली रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटर्स। तो ये जो लिंक है ये चेन बना देते हैं। आपने देखा बच्चों, चेन बन गई है लिंक्स की, एक जाल सा बन गया है, और ये फिजिकली पॉइंटर्स के फॉर्म से, पॉइंटर्स के रूप में स्टोर होते हैं। इन जनरल द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फाइल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर बट डिफिकल्टीज ऑफ ऑपरेशंस आर रिमूव्ड। मीन्स की जो हायरार्किकल ऑपरेशन में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो यहाँ पर रिमूव हो गई। हालांकि देखने में स्ट्रक्चर ट्री स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। दिस स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिकल दैन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बच्चों हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड्स की कोई सिमेट्री नहीं थी, हर एक ट्री की स्ट्रक्चर अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी सिमेट्री है कि एक तरफ आपके रिकॉर्ड्स है स्टूडेंट की, एक तरफ आपके कोर्स है और बीच में आपकी रिलेशनशिप है। The prime disadvantage of network approach is undue complexity both in data and structure of data. मीन्स की जो मेन इसका जो डिसएडवांटेज हम कहेंगे नेटवर्क मॉडल का, वो इसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, डेटा को स्टोर करने की स्ट्रक्चर, या तो दोनों तरीके से डेटा को स्टोर करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी और डेटा को की स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी भी दोनों। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मैं इसका एक और एग्जांपल अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसका मैं टाइटल रखूंगी 3 लोअर लेवल मॉडल्स एट अ ग्लांस, और उसमें मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाला एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मुझे लगेगा और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं बच्चों तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो, यहाँ भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो, और आप अपनी गूगल क्लास पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो।